हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ह्यूमन राइट क्लास। आज की कक्षा में मैं यूनिट 1 के अंतर्गत भारत में मानवाधिकारों का ऐतिहासिक विकास और इसके भारत में संवैधानिक प्रयासों पर आपको लेक्चर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार कोई नवीन अवधारणा नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें जो है अतीत की गहराइयों में हमें देखने को भी मिलती हैं। मानवाधिकारों का ऐतिहासिक विकास प्राचीन काल में जो भारतीय दर्शन और धर्म न्याय पर विशेष रूप से बल दिया जाता है कि मानवाधिकारों का जो अस्तित्व है वो हमें वैदिक काल से दिखाई देता है कि यहाँ पर सभी प्राणियों की समानता की बात की गई है और मानव प्राणी को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी बताया गया है और उसमें उदात्त गुणों से युक्त प्राणी की कल्पना की गई है, जो प्राणी सबके साथ जीने की, सबके साथ सुखी होने की कामना करता है। और यहाँ पर उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम का भी संदेश हमें वैदिक काल में, भारतीय दर्शन में, वेदांगों में हमें दिखाई देता है। आधुनिक काल उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम और मानवाधिकारों पर जोर। जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मानवाधिकारों के संघर्ष की एक गौरवमय कहानी है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत पर बहुत समय तक शासन काल किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए और अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे प्रयास किए और जिनमें से कि हमको बाल गंगाधर तिलक, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कार्यों पर मानवाधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने अपने अधिकारों की मांग करते हुए अंग्रेज़ों से कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर के रहेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी तरीके से महात्मा गांधी जी का भी मानना था कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। 1931 के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी और विभिन्न प्रयासों के बाद में 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको भारतीय संविधान में एक पृथक अध्याय के रूप में व्यवस्था की गई, पृथक अध्याय के रूप में इनको रखा गया, जो कि मानवाधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार हमारे वे अधिकार हैं जो कि हमको मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जिनमें कि हमको जो हमारे मानवाधिकार हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र में भी बहुत सारी घटनाएं हुई, जिनमें कि जो सबसे पहला है मैग्ना कार्टा, 1215 का मैग्ना कार्टा, जिसको कि मानवाधिकारों का एक घोषणा पत्र माना जाता है, क्योंकि इस मानवाधिकार का जन्म जो है पश्चिमी सभ्यता में, जिस तरीके से भारत में मानवाधिकारों के लिए जंग हुई, मानवाधिकारों के लिए लड़ाई हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत यहाँ पर संग्राम हुए, उसी तरीके से पश्चिमी देशों में भी
अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए 1912 में मैग्ना कार्टा की धारा 39 में ये बताया गया कि मानवाधिकार का ये पहला महत्वपूर्ण दस्तावेज इसको माना गया, जिसमें ये घोषणा की गई कि न्यायिक निर्णय के अभाव में किसी भी मानव की स्वतंत्रता को छीना और नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से इसमें बताया गया था कि मैग्ना कार्टा के बहुत सारे उपबंध थे, जिसमें कि ये बताया गया कि किसी भी नागरिक को उस समय तक बंदी ना बनाया जाए जब तक कि उसका अपराध सिद्ध ना हो जाए। मैग्नम महान जो परिषद की सहमति पर राजा अपने सामंतों पर कर आरोपित करें, मतलब कर जो है लगाए जाएं, सभी के ऊपर समान रूप से लगाए जाएं, ऐसा नहीं है कि सामंतों को छोड़ दिया जाए। कोर्ट ऑफ द कॉमन लॉ एक सुनिश्चित स्थान पर कार्य करे, प्रभावी सामंतों और पादरियों को महान परिषद में नियंत्रित करना आवश्यक किया जाए। जो प्रीस्ट थे या जो सामंत थे उन पर भी मैग्ना कार्टा के द्वारा ये कहा गया कि इन पर भी नियंत्रण किया जाए और किसी भी व्यक्ति को उसकी स्थिति व अपराध की मात्रा के अनुरूप ही उस पर अर्थदंड लगाया जाए। इस तरीके से मैग्ना कार्टा में ये महान उपबंध, प्रमुख उपबंध किए गए थे। इसके बाद अधिकार अधिनियम 1689 का जो अधिकार अधिनियम था, इसमें इंग्लैंड में 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई थी। क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय को राज्य सिंहासन छोड़ना पड़ा। विलियम और मैरी को इंग्लैंड का संयुक्त शासक घोषित या मनोनीत किया गया था। संसद ने ये शर्त रखी थी कि राजा संसद की अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकेगा, किसी भी कानून को समाप्त नहीं कर सकेगा। इस प्रकार सन 1689 में संसद में अधिनियम के द्वारा बिल ऑफ राइट पारित किया गया था। इसमें ये बताया गया था और इस समय इसमें जो मतलब ये कहा गया कि बिल ऑफ राइट, इसमें जो राजा है या जो वो स्वतंत्र नहीं है, वो भी जो है अपने इस विधेयक के दायरे में, जो बिल ऑफ राइट के दायरे में भी काम करेगा। मानवाधिकारों की सार्वजनिक घोषणा 1948 में की गई थी, जिसमें कि ये बताया गया था 20वीं सदी में 2 विश्व युद्धों के कारण बहुत लोगों की और धन की बहुत हानि हुई थी। मानव अस्तित्व और उसकी सुरक्षा पर बहुत बड़ा मतलब संकट था। मानव के अस्तित्व को असुरक्षा और विश्व के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग था उनको मतलब चिंता में डाल दिया था कि इन युद्धों को रोक करके वो पुनः विश्व में शांति की स्थापना के उपाय ढूंढ रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक जो संस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ। इस संगठन ने मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी और अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श करके मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा का एक घोषणा पत्र का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि इस दस्तावेज में जो घोषणा पत्र था, इसमें जो है 30 धाराएं थीं। पहली 2 धाराओं में मानवाधिकारों की घोषणा के उद्देश्य को स्पष्टीकरण किया गया था और 3 से लेके 21 तक की धाराएं नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का के बारे में इसमें बताया। इसमें और भी धाराएं थीं जो कि उसके आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक और समान जीवन स्तर से संबंधित अधिकारों का प्रावधान करती थी। अंतिम 3 धाराओं में स्पष्ट किया गया था कि जो राष्ट्र इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य हैं, उनके सभी नागरिक मानव अधिकार पाने के अधिकारी हैं। इस तरीके से मानवाधिकारों का एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया था। भारत में
बहुत सारे मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भारत में किए गए और इनको जो हमारे मूल अधिकार थे, मूल अधिकारों के रूप में इनको बताया गया। और ये मूल अधिकार वे अधिकार थे जिनके आधार पर व्यक्ति अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 14 में हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति छोटा और बड़ा नहीं है। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 19 इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखता है और समुदाय और संघों का निर्माण कर सकता है। किसी भी राज्य क्षेत्र में उसको भ्रमण की स्वतंत्रता होती है और आजीविका प्राप्त करने की या आजीविका को प्राप्त करने की भी उसको स्वतंत्रता होती है। इस तरीके से जो 19 अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता के अधिकार का हर व्यक्ति सेवन कर सकता है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमारी को संरक्षण देता है, जिसमें कि ये भी जो है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में आता है कि हम अपने जीवन को संरक्षण करने में, अपने जीवन की सुरक्षा करने में हम भरपूर मतलब कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन पर कोई आघात होता है तो हम अपने जीवन को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। कोई भी अगर हमारी स्वतंत्रता को मतलब अवरोध करता है, अवरोध बनता है, तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जो कि भारत के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं और इन उपबंधों के द्वारा राज्य को लोक कल्याणकारी रूप में कार्य करना होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, हर व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी मिले, काम करने का अधिकार हो, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा इसमें की जाए और जो हमारी कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, वो अलग अलग अपने कार्य करें। तो इस तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है और यहाँ पर हर व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास इन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया जाता है। मौलिक कर्तव्य, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो कि संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। नागरिकों के लिए राष्ट्र और समाज के प्रति बहुत सारे कर्तव्य हैं, जैसे कि संविधान का पालन, भारत की प्रभुता को, एकता को अखंडित रखना, जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं उनको संरक्षित रखना, सार्वजनिक नियम, सभी महिलाओं का सम्मान, पर्यावरण का संरक्षण, 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा, वैज्ञानिक मानवतावाद, वन, झील, नदी और वन्यजीव इत्यादि का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इस तरीके से जो है हमारी मौलिक अधिकारों के साथ संविधान में हमारे मौलिक ड्यूटीज़ हैं जिनको कि हमें अपने देश हित में, हर व्यक्ति के हित में इनको पालन करना होगा। भारत में मानवाधिकारों का विकास एक सतत प्रक्रिया रही है और संविधान ने इन अधिकारों को संरक्षित, संवर्धित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। थैंक यू क्लास।